नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 जुलाई 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय की हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले आज के सत्र के विषय को हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला विषय होगा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, जिसे भारत में 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। दूसरा विषय अंतरिक्ष स्थिरता की आवश्यकता। तीसरा सही इरादा भ्रमित करने वाली सामग्री, प्रमुख रूप से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का अंतिम आलेख होगा अराजक विश्व बहुपक्षवाद के खतरे। माना यह जा रहा है कि द्विपक्षीय रूप में संबंधों को बढ़ाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बजाय इसके कि बहुपक्षवाद को वर्तमान स्थितियों में विश्व में आगे विस्तारित किया जाए। इसी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को हम आज के पहले विषय से प्रारंभ कर रहे हैं, एनफोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। भारत में एकल यूज जो प्लास्टिक है उसके संदर्भ में प्रतिबंध की जो स्थितियां हैं वो 1 जुलाई 2022 से लागू हो रही हैं। इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो सूचना है उसको अगस्त 2021 में जारी किया जा चुका था। अंतिम रूप में यह 1 जुलाई 2022 से अब लागू हो चुकी है। यहाँ पर इसके अलग अलग जो पक्ष हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। यह आलेख प्रश्न संख्या 10 पर और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। जब हम सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से आप देखें केंद्र सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी प्लास्टिक जिसका केवल एक बार उपयोग किया जा रहा है। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि किसी भी कार्यक्रम में जब आप भाग लेते हैं तो मान लीजिए आपने खाने पीने का कोई सामान उपयोग किया, मान लीजिए आपके द्वारा प्लास्टिक की एक गिलास का ही उपयोग किया गया, आपने उससे पानी पिया और उसको फेंक दिया, तो ये जो प्लास्टिक है वो एकल उपयोग है, सिंगल यूज है। तो इस तरह के जितने भी प्लास्टिक हैं जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग 21 वस्तुओं की एक सूची दी गई है, उन सभी को एकल उपयोग या सिंगल यूज प्लास्टिक का एक तरह से दर्जा दिया गया है। जिसमें अगर हम देखें तो प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई बक्से के चारों ओर फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट या पीवीसी का कोई बैनर हो प्लास्टिक का जो 100 माइक्रोन से कम का हो, स्टिरर, ये सारे अपने अलग अलग भाग हैं जो 21 अलग अलग वस्तुएं हैं। आप ध्यान रखें जिन्हें एकल यूज या सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा परिभाषित किया गया है। और इनके संबंध में आप ध्यान रखें पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पिछले अगस्त 2021 में ही एक अधिसूचना जारी की गई थी कि इसके माध्यम से भारत में प्रमुख रूप से एकल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के द्वारा सूचित किया गया था। अगर हम एकल उपयोग प्लास्टिक की बात करें तो इनकी उपयोगिता कम है, क्योंकि आप देखें एक बार इनका उपयोग होना है, आप दोबारा इनका उपयोग नहीं करते हैं, तो उपयोगिता इनकी कम है। लेकिन इनके द्वारा जो कचरा एक तरह से उत्पन्न किया जाता है वो तुलनात्मक रूप में ज्यादा है, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करने के लिए विचार किया जा रहा था और अब सरकार अंतिम रूप में इसे लागू कर रही है। एकल उपयोग करने वाले जितने भी प्लास्टिक हैं उसमें अगर हम देखें तो प्लास्टिक का उपयोग जो पैकेजिंग के लिए किया जाता है वो सबसे ज्यादा कचरा उत्पन्न करता है, लेकिन अभी उसको अगर हम देखें तो प्रतिबंधित करने वाली सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक हैं उनको कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हटाया जाएगा, एक साथ नहीं। आप ये भी ध्यान रखें मिनरल वाटर की जो बोतलें हैं या कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बोतलों की बात करें तो उनको भी अभी प्रतिबंध के दायरे से अलग रखा गया है, क्योंकि अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो इनका उपयोग भी सिंगल यूज होता है, एकल बार उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी इनको प्रतिबंध के दायरे में नहीं रखा गया है। यह प्रतिबंध लागू कैसे होगा? वर्तमान में भारत में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित रूप में जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसके उपयोग को बंद करने के लिए उन्होंने एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन कर रखा है, जिसके आधार पर वो इस तरह के प्लास्टिक के उपयोग को रोकेंगे। इनमें से अगर हम देखें तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 12 केंद्रीय मंत्रालय उन्होंने मार्च तक कार्य योजना विकसित कर ली थी और कैसे उसको लागू करना है उसके संदर्भ में उन्होंने जो भी प्रक्रिया है उसको मार्च 2022 में ही बता दिया था। आप ध्यान रखें कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके निर्माण और भंडारण पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। आप ध्यान रखें राज्यों में इस तरह के जो प्रतिबंध लगे थे जैसे महाराष्ट्र में तो वो ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे, कारण बहुत सारे राज्यों में ऐसा प्रतिबंध नहीं था, तो उन राज्यों से जो प्लास्टिक है वो महाराष्ट्र में एक तरह से पहुंचती थी। तो माना जा रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर यह जो प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू हो रहा है
इसको अगर लागू किया जाएगा तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार देखें तो प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के सामान के निर्माता और वितरकों को 30 जून तक शून्य एक तरह से जो एकल यूज प्लास्टिक है उसका भंडार रखने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ अगर हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर उल्लंघन को एक बार किया जाता है तो ये सजा है, लेकिन अगर आप इसको दोहराते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखें प्रत्येक दिन के लिए आप पर 5,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है। यहाँ पर हम ध्यान रखें जब हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो कंपनियां, संगठन और सरकारी विभागों को अलग अलग दंड की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो इस रूप में अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार के प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। भारत में अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन की बात करें, इसको प्रतिबंधित करने की बात करें, तो पिछले जुलाई में ही राज्यसभा को 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक की चरणबद्ध तरीके से समाप्ति करने के लिए योजना के बारे में पर्यावरण मंत्रालय ने बताया था। यानी पर्यावरण मंत्रालय राज्यसभा में इसके बारे में सूचना दे चुका था कि 2022 से इस तरह की स्थितियां बनाई जाएंगी। और मार्च 2022 में आप देखें प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या मसौदा हो सकता है उसको एक तरह से जारी किया गया था और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के नियम उनमें संशोधन करके 1 जुलाई 2022 से इसको लागू किया जा रहा है। 2016 में संशोधन के लागू होने से पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम केवल देश में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के जो कैरी बैग या प्लास्टिक सीट होते हैं उनके निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाते थे। इसी के साथ साथ अगर हम गुटखा, तंबाकू, पान मसाले की बात करें तो इनके भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल में होने वाली जो प्लास्टिक है उसके उपयोग पर भी एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी जो भी पाउच बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, आप ध्यान रखें इस तरह के जो पाउच बनाए जाते हैं जिनमें गुटखा, तंबाकू या पान मसाला रखा जाता है, उसकी जो आंतरिक परत होती है उसमें प्लास्टिक की एक सीट लगाई जाती है, तो वो भी एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार के द्वारा 2016 में जो नियम लाया गया था 50 माइक्रोन का, अक्टूबर 2021 में सरकार ने इसमें परिवर्तन किया और 50 माइक्रोन के विपरीत 75 माइक्रोन से कम के नवीन या पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने जो कैरी बैग हैं उनके निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। तो सरकार ने 2016 की तुलना में अगर हम 2021 की बात करें तो प्रतिबंध की स्थिति को थोड़ा सा विस्तारित किया है। भारत के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को इसलिए प्रतिबंधित किया जा रहा है कि 2019 में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत ने एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक उत्पाद हैं उनके प्रदूषण को संबोधित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो जब हम वैश्विक स्तर पर पहल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसे प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। अब अगर ऐसा प्रतिबंध लग रहा है तो क्या लोगों का यहाँ पर बड़े पैमाने पर इसके लिए समर्थन है? क्योंकि अगर समर्थन इसका नहीं मिलेगा तो आसानी से इसके उपयोग को रोकना संभव नहीं है। अगर हम और आपकी बात करें तो हम प्रतिदिन के आधार पर इस तरह के प्लास्टिक के बैग का उपयोग करते हैं अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए, या जो भी हम खरीदारी करते हैं उनमें इस तरह के हम पॉलिथीन के बैग का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध को लागू करना कितना प्रासंगिक होगा यह एक तरह से देखने वाली बात है। यहाँ पर ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उनकी तरफ से यह कहा गया है कि यह प्रतिबंध लगाने से लगभग 88,000 जो इकाइयां हैं जो इस तरह के प्लास्टिक का उत्पादन करती हैं वो बंद हो जाएंगी, लगभग 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और 25,000 करोड़ रुपए का जो निर्यात है जो यहाँ से योगदान एक तरह से होता है वो बंद हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों की बात करें, एफएमसीजी कंपनियों की, तो यहाँ पर स्ट्रॉ, प्लेट्स, इन पर जो निर्भरता रहती है इन कंपनियों की वह भी एक तरह से प्रभावित होगी। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जब तक इस तरह की जो प्लास्टिक है उसके उपयोग के लिए कोई प्रतिस्थापित करके, कोई नई परिवर्तित करके कोई विकल्प ना दिया जाए, ऐसे प्लास्टिक को समाप्त करना उतना आसान नहीं है। और जो भी नए विकल्प दिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप सामान को रखने के लिए जूट के बैग की बात करते हैं तो उसकी लागत प्लास्टिक का जो विकल्प है उसकी तुलना में ज्यादा है। अधिक लागत के जो भी इस तरह के उत्पाद हैं जिनसे हम कोई सामान रख सकते हैं, जैसे जूट के बैग की बात करें, आप उपभोक्ता को कैसे प्रेरित करेंगे कि वो इसका उपयोग करे? अगर हम ऐसे किसी विकल्प की बात करते हैं जो एक तरह से जैविक रूप में नष्ट हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल है, जैसे अगर हम जूट की बात करें, तो इसकी क्षमता हमारे पास सीमित है। हमें बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह के जो जूट के बैग या पैकिंग के जो सामान है उसका उत्पादन करना पड़ेगा, तभी हम प्लास्टिक को एक तरह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर वैश्विक स्तर पर जो बहस चल रही है और उसको प्रतिबंधित करने के लिए ज्यादा प्रयास हो रहे हैं, उसके बड़े कारण क्या हैं? इसके बड़े कारण ये हैं कि ये पर्यावरण को ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, उससे लाभ उतना नहीं है।
क्योंकि जैसा हमने बात करी, आप केवल इसका एक बार उपयोग कर सकते हैं। तो एकल उपयोग करके आप एक तरह से ये कचरा उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग कम है और जो इससे कचरा उत्पादन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इसको प्रतिबंधित करने की बात चल रही है। मोटी और सघन प्लास्टिक सामग्री के विपरीत एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक की वस्तुएं हल्की होती हैं, लचीली हैं और पुनर्चक्रण के लिए कम एक तरह से उत्तरदायी होती हैं। यानी इस प्रकार की जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसकी रिसाइकलिंग बहुत अधिक नहीं हो पाती है, पुनर्चक्रण करना उतना आसान नहीं है। इसके विपरीत 99% प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और वे भारी प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, जो कचरा बीनने वालों और प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण जो करते हैं उनके लिए एकत्र करना आसान होता है। तो ये भी एक समस्या है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका आसानी से रिसाइकिल नहीं हो पाता है, क्योंकि आसानी से ना तो वो एकत्र होता है, ना रिसाइकिल करने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर उसको रिसाइकिल करती हैं। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र करके उसका रिसाइकिल करने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। और चारों ओर आप देखें तो इस तरह के प्लास्टिक आपको फैले हुए मिलेंगे, वो चाहे सड़क पर आप देखें या पानी के स्रोत में देखें, समुद्रों में देखें, नदियों में देखें, या अगर शहरों में जो सीवर लाइन है उसमें अगर हम देखें तो इस तरह के प्लास्टिक बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। और इन प्लास्टिक में जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं और भूमि और समुद्र में एक तरह से पर्यावरणीय क्षति पहुंचाते हैं। खासतौर से जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए काफी एक तरह से जीवन का खतरा ये पैदा करते हैं। इस रूप में माना यह जाता है कि इस प्रकार का जो प्लास्टिक है वो आसानी से ना तो एकत्र हो पाता है, ना उसका पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग हो पाती है, इसीलिए इसके उपयोग को हमें प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। यह हमारा आलेख प्रमुख रूप से अंतरिक्ष के सतत उपयोग से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 10 पर यह आलेख है और सामान्य अध्ययन के तीसरे प्रश्न पत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रमुख रूप से संबंधित है। जब हम बाहरी अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में जिस तरह से अनुसंधान बढ़ते जा रहे हैं, इसी के साथ साथ अलग अलग देशों के द्वारा जो भी अंतरिक्ष के मिशन भेजे जा रहे हैं वो अंतरिक्ष में एक तरह से जो भीड़ है उसको तेजी से बढ़ा रहा है। साथ साथ जो भी अंतरिक्ष में आपके उपग्रह छोड़े गए हैं जो उपयोग के लायक नहीं है वो लगातार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस आधार पर अंतरिक्ष में जो कचरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 1 दशक का आंकड़ा देखें तो पृथ्वी की जो कक्षीय वातावरण है उसमें 3 गुना की वृद्धि हो गई है। यानी अगर हम आज से 10 साल पहले देखें, जितना पृथ्वी की कक्षा में अलग अलग उपकरण एक तरह से अपशिष्ट के रूप में उपस्थित थे, वेस्ट के रूप में उपस्थित थे, उनकी संख्या में एक तरह से 3 गुना वृद्धि हो गई है और यह स्थिति हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ते हैं, लागत कम होती है, मिशन की संख्या बढ़ती है, अलग अलग मिशन की जटिलता बढ़ती है, स्लॉट आवंटन को लेकर भी मुद्दे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो कक्षा एक तरह से पृथ्वी के चारों ओर है उसमें भीड़ बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगर एक कक्षा में भीड़ है तो एक नई कक्षा को प्रारंभ करने का प्रयास किया जाता है। तो इस रूप में आप देखें कई कक्षाएं पृथ्वी के चारों ओर बन रही हैं जहां पर अंतरिक्ष का कचरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या और जटिलता बढ़ती जा रही है और रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग अलग उपग्रहों के द्वारा उपयोग करने की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, टकराव और हस्तक्षेप की स्थिति भी बढ़ेगी। तो यह वायु अंतरिक्ष में आने वाले समय में स्थिरता को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। हम ध्यान रखें कि अंतरिक्ष के आधार पर इंटरनेट की सुविधा देने के लिए अलग अलग कंपनियां प्रयास कर रही हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। तो यह स्थिति भविष्य में टकराव की स्थितियों को और ज्यादा बढ़ाएगी। अगर हम बाहरी अंतरिक्ष की बात करें तो इसे साझा प्राकृतिक संसाधन माना जाता है और बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो समिति है उसने 2019 में बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए 21 स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश का एक सेट अपनाया था और 2019 में यह जो 21 अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए थे, इसके माध्यम से अलग अलग देशों से अपील की गई थी कि वह बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को एक तरह से आगे बढ़ाएं। जब भी हम अंतरिक्ष की स्थिरता की बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि अंतरिक्ष में जो भी अलग अलग कक्षाएं पृथ्वी के चारों ओर हैं उसमें भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको किस तरह से सीमित किया जाए। अगर पृथ्वी के चारों ओर जो भी एक तरह से अलग अलग कक्षाएं हैं उनमें उपग्रहों की संख्या अधिक बढ़ जाती है तो उस मिशन के संचालन को लेकर और उसकी सुरक्षा को लेकर सीधा खतरा पैदा हो जाता है और ऐसी स्थिति में कानूनी और बीमा संबंधी जो संघर्ष है वो बढ़ सकते हैं। अंतरिक्ष मलबा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब किसी भी उपग्रह को या कोई अंतरिक्ष यान मान लीजिए उसका उपयोग समाप्त हो जाता है तो वह अंतरिक्ष में एक तरह से एक अलग सी कक्षा में पड़ा रहता है और ऐसी स्थिति में संभावना यह रहती है कि वह किसी और कक्षा में प्रवेश करके कोई ऐसे उपग्रह को जो वर्तमान में संचालित हो रहा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्य तौर पर अगर कोई मिशन समाप्त होता है तो एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल के अंतर्गत माना यह जाता है कि अंतरिक्ष वस्तुओं को एक कब्रिस्तान की कक्षा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, यानी एक ऐसी ऑर्बिट है जहां पर अलग अलग उपग्रह या अंतरिक्ष यान
जो अब उपयोग में नहीं आ रहे हैं उनको स्थापित किया जाता है। उस कक्षा में एक तरह से इन उपग्रह या जो भी कह सकते हैं कि आपका अंतरिक्ष कचरा है उसको स्थापित किया जाता है। यह कोशिश की जाती है कि इस प्रकार का अंतरिक्ष का जो कचरा है उसको कम ऊंचाई पर ले जाया जाए, जिससे कि धीरे धीरे वो नष्ट होकर समाप्त हो जाए। तो ये प्रक्रिया जरूर अपनाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे उपग्रह बढ़ेंगे, मिशन बढ़ेंगे, अंतरिक्ष का कचरा बढ़ता जाएगा और यह टकराव की स्थितियों को बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ अंतरिक्ष कचरे के अलावा अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो सौर और चुंबकीय जो तूफान है वह भी संचार प्रणालियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक रूप में अंतरिक्ष में जो भी मौसम के परिवर्तन होते हैं, अगर हम सौर और चुंबकीय तूफान की बात करें तो उसको जो संबोधित करने की आवश्यकता है ही है। साथ साथ जो भी अंतरिक्ष मिशन हमारे संचालित किए जाते हैं उसके कारण पृथ्वी पर जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके द्वारा कोई उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है तो उस प्रक्रिया में जो भी एक तरह से हानिकारक उत्सर्जन होता है पृथ्वी पर, वह कहीं ना कहीं कार्बन एक तरह से जो स्थितियां अंतरिक्ष में उसको बढ़ाने में मदद करता है। यानी इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं और यह वायुमंडल में पहुंचकर पृथ्वी के ताप को बढ़ा सकता है। तो जो कार्बन पदचिह्न, कार्बन फुटप्रिंट है अंतरिक्ष मिशन के, उसके संदर्भ में भी हमको पहचान करके उसे रोकने या नियंत्रित करने के प्रयास करने पड़ेंगे। यह भी भविष्य की एक बड़ी समस्या मानी जा रही है। इसीलिए सुझाव ये दिया जाता है कि हर स्तर पर प्रयास ये किए जाएं कि उपग्रहों के जो पुनः उपयोग है वो एक तरह से सुनिश्चित हो पाए या उनका पुनर्चक्रण हो पाए, रिसाइकिल किया जा सके, जिससे कि दीर्घकालिक आधार पर स्थिर रूप में उपग्रहों का लगातार उपयोग हो पाए। इस तरह के जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान है और प्रौद्योगिकी है उनको तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक योजना प्रस्तावित की गई थी मलबे को हटाने को लेकर, और अलग अलग जो भी पृथ्वी के चारों ओर कक्षाएं हैं उनमें किस तरह से सेवाएं दी जाएंगी अलग अलग देशों के द्वारा काम करने के लिए, अपने उपग्रह या अपने अंतरिक्ष उपकरण को स्थापित करने के लिए, उसके संदर्भ में प्रस्ताव दिया गया था। तो यूके की ये योजना काफी एक तरह से वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जा रही है। इसको लागू करके हम अंतरिक्ष कचरे की स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। अंतरिक्ष में अलग अलग जो अन्वेषण किए जा रहे हैं उसके लिए आर्टेमिस एकॉर्ड एक तरह से समझौता है जिसको एक आदर्श मान लिया जाता है, और इसी के आधार पर यूके का यह मानना है कि अंतरिक्ष में स्थिरता को लाने के लिए एस्ट्रो कार्टा नाम का एक समझौता करना पड़ेगा। और यूके के द्वारा जिस स्पेस सस्टेनेबिलिटी यानी सतत अंतरिक्ष की बात की जा रही है, जिसमें सभी आसानी से अंतरिक्ष का उपयोग कर पाए, उसमें 4 प्राथमिक तत्वों को शामिल किया गया है। पहला, यूके ये कह रहा है कि कक्षीय गतिविधि के नियामक ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। यानी किसी भी कक्षा में उपग्रह या मिशन कौन कौन से स्थापित हो रहे हैं, कौन कौन से आगे आएंगे, उसके संदर्भ में एक नियामक ढांचा होना चाहिए, एक रेगुलेटरी संस्था होनी चाहिए जो उसका नियंत्रण करे। दूसरा, अंतरिक्ष स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव पर जोर देने के लिए G7 और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के साथ काम करना होगा। तो ये संगठन अगर मिलकर काम करते हैं तो वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष में सतत विकास को बढ़ाने के लिए या सतत अंतरिक्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की जा सकती है। गतिविधियों की स्थिरता को मापने के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित मैट्रिक्स का प्रयास करना और विकसित करना, मतलब इस तरह के मानदंड को बनाना जिससे कि अंतरिक्ष में सुरक्षा और गुणवत्ता की स्थिति बढ़ पाए, इसके लिए लगातार अनुसंधान विकास करने की आवश्यकता है। और साथ साथ यूके का यह भी कहना है कि सक्रिय रूप में जो भी मलबा अंतरिक्ष में अलग अलग कक्षाओं में है उसको हटाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में वह 6.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक तरह से जो वित्त पोषण है वो उपलब्ध कराएगा। तो वित्तीय सहायता के माध्यम से इस तरह का जो सक्रिय मलबा अंतरिक्ष में है उसको हटाने के लिए पहल की जा सकती है। यूके के द्वारा जो कार्यक्रम एक तरह से बनाया गया है वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग कार्यक्रम में निवेश भी किया है, जहां पर यूके में लाइसेंस प्राप्त जो उपग्रह के ऑपरेटर हैं वह टकराव मूल्यांकन की सेवाओं पर एक तरह से काम करेंगे, जिससे कि जो भी अंतरिक्ष का मलबा है वह किसी भी तरह से टकराव के माध्यम से सक्रिय उपग्रह या मिशन को नुकसान न पहुंचाए, इसका एक तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, इसकी निगरानी की जाएगी। आप ध्यान रखें, यूके के द्वारा अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग जब किया गया था, जिसको हम ब्रेक्जिट बोलते हैं, तो यूके का अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, क्योंकि जब यूके यूरोपीय संघ में शामिल था तो एक तरह से पूरे यूरोप के अनुसार उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन अब ब्रिटेन क्योंकि यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है तो वहां पर उसने अपने नवीन रूप में अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थितियों को बनाया है। यूके का प्रयास यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता को एक तरह से बढ़ाया जाए और निजी क्षेत्र को ऐसे मॉडल विकसित करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं जो अंतरिक्ष में मिशन संचालन को सुरक्षित बनाएं
और जो मलबे हैं उनके पदचिन्ह को कम करें। अंतरिक्ष में मलबे को कम से कम एक तरह से वहां पर बचा रहने दिया जाए, या तो उसको नष्ट किया जाए या अन्य रूप में अनुसंधान के माध्यम से उसको समाप्त करने की प्रक्रियाएं बढ़ाई जाए। यूके की तरफ से ये जो योजना लाई गई है, इसमें केवल सरकारी निवेश नहीं, वह दूसरे यानी निजी निवेशकों को आकर्षित करके अंतरिक्ष मलबे की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम अंतरिक्ष स्थिरता में भारत की बात करें तो भारत के द्वारा भी इसमें एक तरह से प्रयास शुरू किए गए हैं। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पिछले महीने ही इन स्पेस का उद्घाटन किया गया है, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो अंतरिक्ष की गतिविधियों में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है और जो भूमिका है वो बढ़ेगी। भारत में अगर हम देखें कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जैसे अग्निकुल और स्काई रूट। इनके माध्यम से अगर हम देखें तो छोटे पेलोड के आधार पर जो हमारे लॉन्च व्हीकल हैं वो एक तरह से विकसित किए जा रहे हैं। छोटे पेलोड के आधार पर जो छोटे उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित करने के लिए हमारे जो अंतरिक्ष यान है उनको छोटे स्तर पर अग्निकुल और स्काई रूट जैसे जो स्टार्टअप हैं वो विकसित कर रहे हैं। अगर हम ध्रुव स्पेस इस स्टार्टअप की बात करें तो उपग्रहों के लिए उच्च तकनीक वाले सौर पैनल पर इस स्टार्टअप के द्वारा काम किया जा रहा है। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी स्टार्टअप्स में अगर बढ़ती है और अंतरिक्ष क्षेत्र में वो अपने अनुसंधान को बढ़ाते हैं तो भारत में अंतरिक्ष स्थिरता के क्षेत्र में काम आगे बढ़ सकता है। आप ध्यान रखें, भारत एक तंत्र बनाने की राह पर है जो वैश्विक स्थिरता के सवालों का समाधान करेगा, क्योंकि मलबे की स्थितियों को लेकर जो संकट है वो भारत के उपग्रह या भारत के अंतरिक्ष मिशन पर भी आ सकता है। अंतरिक्ष में मलबे की निगरानी के संदर्भ में 2019 में इसरो के द्वारा प्रमुख रूप में एक पहल प्रारंभ की गई जिसको हम प्रोजेक्ट नेत्र कहते हैं। नेत्र की अगर हम बात करें तो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर जैसा छोटा जो मलबा है उसका भी पता लगाया जा सकता है और लगभग 3400 किलोमीटर की रेंज में एक तरह से इस प्रोजेक्ट नेत्र के माध्यम से अंतरिक्ष के मलबे की निगरानी की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो घरेलू निगरानी की प्रणाली है उसके माध्यम से मलबे के संदर्भ में प्रत्यक्ष जानकारी इसरो को प्राप्त होगी और इससे हमारी जो अंतरिक्ष संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा पर आगे के समय में हम मजबूत रूप में काम करके उनमें सहायता दे सकते हैं और अपने अंतरिक्ष के जो भी कह सकते हैं हमारे एसेट है या उपग्रह हो या मिशन हो उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। अप्रैल 2022 में भारत और अमेरिका ने 2+2 के अपने संवाद में अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए एक नए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एंटी सैटेलाइट वेपन्स की बात करें, उनके परीक्षण को लेकर और टकराव के जो जोखिम है उनमें सामूहिक रूप से संबोधित करने की प्रक्रियाएं भारत आगे बढ़ा रहा है। इस आधार पर अगर सामूहिक रूप में प्रयास किए जाएंगे तो अंतरिक्ष में मलबे की स्थितियां और अंतरिक्ष के जो भी हमारी एसेट हैं उनको लेकर जो भी खतरे स्थल भाग से हो सकते हैं, जैसे अगर हम एंटी सैटेलाइट वेपन की बात करें जिसका चीन ने सफल प्रयोग भी किया है, उनको रोकने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। कक्षा में सेवा प्रदान करने के लिए इसरो स्पेडेक्स नामक एक डॉकिंग प्रयोग विकसित कर रहा है, यानी एक मौजूदा उपग्रह पर एक उपग्रह को डॉकिंग कराया जाएगा, यानी उसको एक तरह से सुपर इम्पोज किया जाएगा और उपग्रह की क्षमता को बढ़ाते हुए उसमें पुनः ईंधन भरे जाएंगे और अन्य कक्षा में सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इस आधार पर जो स्पेडेक्स इसरो के द्वारा शुरू किया जा रहा है यह एक मिशन की जो उम्र है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा और साथ साथ मिशन या जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनके लिए भविष्य में माना जा रहा है एक बेहतर विकल्प हम दे पाएंगे लंबे समय तक उनका उपयोग करने के लिए। तो स्पेडेक्स के माध्यम से पहले से जो उपग्रह अंतरिक्ष में काम कर रहा है एक नए उपग्रह के माध्यम से वो उसमें डॉक करेगा, यानी उससे जुड़ेगा और उसमें ईंधन या जो भी आवश्यकता है वो पूरी करके इसकी जो एक तरह से जीवन काल है उसको बढ़ाएगा। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी अंतरिक्ष में जो भी मलबा उपग्रह या अन्य रूप में बढ़ता है उसको रोकने की प्रक्रिया भारत कर रहा है। तो ये अलग अलग जो प्रयोग हैं वो भारत के स्तर पर किए जा रहे हैं जिससे कि सतत अंतरिक्ष की स्थितियों को विकसित किया जा सके। आज के अपने तीसरे आलेख को हम देखते हैं, राइट इंटेंट कंफ्यूजिंग कंटेंट। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें, जैसे अगर मान लें मोबाइल है, लैपटॉप है, एलईडी टीवी है, इन सब के उपयोग के बाद जब ये एक तरह से कचरे के रूप में, वेस्ट के रूप में होते हैं तो इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो इसके संदर्भ में माना जा रहा है कि सरकार की एक तरह से जो मंशा है वो काफ़ी सही है, लेकिन जो भी इसमें प्रयास किया जा रहा है उसमें कुछ एक तरह से असमंजस की स्थितियां बन रही हैं। तो इस आलेख में इसी संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। तो अगर हम मसौदा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम की बात करें तो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत में अगर हम देखें तो हर साल लगभग 2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होता है और भारत 5वें स्थान पर है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात करें। पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान,
चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर भारत। भारत ने पहली बार 2016 में ई कचरा प्रबंधन नियम पेश किया था, जिसे 2018 में संशोधित किया गया। अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, जिसको हम एक तरह से चक्रीय अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, तो प्रमुख रूप से 3 भागों पर एक तरह से भारत में जोर दिया जा रहा है। पहला ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, उसके द्वारा कोई मोबाइल उत्पादित किया जाता है एक्स। इस मोबाइल एक्स को मान लीजिए उपभोक्ता बी के द्वारा खरीदा गया, तो कंपनी ए की जिम्मेदारी है कि बी के द्वारा जब मोबाइल एक्स का उपयोग बंद किया जाए तो वो एक तरह से उसे प्राप्त करने का प्रयास करे और उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करे। तो इसीलिए कहा गया ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो उत्पादक हैं उनकी जो एक तरह से उत्तरदायित्व की स्थिति है उसको थोड़ा विस्तारित किया गया है। इसी के साथ साथ रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण और ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, यानी उसके व्यापारिक उपयोग की जो स्थितियां हैं उनको बेहतर करने के लिए प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अपना जो मसौदा ई कचरा प्रबंधन नियम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, उसमें व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पुनर्चक्रण की जो बात है, उसमें एक तरह से नए मानक बनाए गए हैं जिनको उन्हें पालन करना है। और मसौदा नियम सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अभी एक तरह से खोला गया है और साल के अंत में माना जा रहा है कि ये जो नियम है इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संदर्भ में ये लागू हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले जो कार्बन क्रेडिट हैं उनको प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरह से एक नए विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर जो भी सरकार के द्वारा मसौदा प्रस्तुत किया गया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता और ई कचरा उत्पन्न करने वाले किसी भी व्यवसाय को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% 2023 तक एकत्र हो और उसका पुनर्नवीनीकरण किया जाए। और 2024 तक यह आंकड़ा 70% और 2025 तक यह 80% तक बढ़ना चाहिए। यानी व्यवसाय जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न कर रहे हैं, जो निर्माता हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा डाली गई है और जो इसका उल्लंघन करेंगे पर्यावरण मुआवजा नामक जो जुर्माना है वो उनको देना होगा। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अपराधी अपने लक्ष्यों को कितनी देर तक पूरा करता है। तो जितना समय आप लगाएंगे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो आपको समय सीमा दी गई है, उतना ही पर्यावरण मुआवजा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। नियमों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण, चिकित्सा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है वो शामिल की गई है। तो आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं व्यापार योग्य प्रमाण पत्र प्रणाली, जो कार्बन क्रेडिट के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम कार्बन क्रेडिट की बात करें, उसी तरह से यह तंत्र काम करेगा इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसको कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य दिया गया कि उसके द्वारा 1000 टन मान लीजिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने का टारगेट उसको दिया गया है। अब मान लीजिए इस कंपनी के द्वारा 1100 टन का एक तरह से कार्बन उत्सर्जन घटाया गया है, तो 100 टन उन्होंने अतिरिक्त रूप में घटाया है। तो यह 100 टन जो अतिरिक्त है वो किसी दूसरी कंपनी को इसका क्रेडिट बेच सकते हैं। तो वो कंपनी एक तरह से ये 100 टन का क्रेडिट इनसे खरीदेगी और उससे कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 100 टन कम पूरा करना पड़ेगा। तो इन्होंने ज्यादा पूरा किया तो उस ज्यादा का जो प्रमाण पत्र है, जो एक तरह से सर्टिफिकेट है, वो दूसरों को देकर कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हैं। जैसा कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में हमने बात करी, उसी तरह की प्रक्रिया भारत में कंपनियों पर लागू की जा रही है। भारत में ई कचरे के संदर्भ में भी कंपनियों को व्यापार योग्य जो प्रमाण पत्र है वो प्रणाली एक तरह से बना दी गई है। ई कचरे के संदर्भ में इस प्रकार के अगर हम प्रमाण पत्र की बात करें तो कंपनियों को इसे प्राप्त करना पड़ेगा रिसाइकलर से या रिफर्बिशर से। और यह प्रमाण पत्र एक तरह से जो प्राप्त होगा वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट एक तरह से कहलाएगा, यानी ईपीआर सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको एक तरह से यह घोषित किया जाएगा कि आपने लक्ष्य से ज्यादा एक तरह से ई कचरा प्राप्त करके रिसाइकिल किया है। तो जो आपने अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त किया है उसका सर्टिफिकेट आप चाहें तो किसी और को कुछ मौद्रिक आधार पर बेच सकते हैं। तो ये सारा जो लेन देन है, यानी ईपीआर प्रमाण पत्र का जो लेन देन है, वो एक संचालन समिति के द्वारा निगरानी किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो होगा। तो इस रूप में व्यापार योग्य जो प्रमाण पत्र प्रणाली बनाई गई है, इससे माना जा रहा है कि भारत में ई कचरे के संदर्भ में उसको इकट्ठा करना और उसको रिसाइकिल करने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे विस्तारित होगी। आज के अंतिम आलेख को हम देखते हैं, ए कैओटिक बर्ड द पेरिल्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से यह बताने का प्रयास किया गया है कि वैश्विक रूप में अगर हम देखें तो बहुपक्षीय जो व्यवस्था है विश्व में वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है और द्विपक्षीय जो स्थितियां वो ज्यादा मजबूत हो रही हैं। कई इस प्रकार के कह सकते हैं संगठन हैं जो बहुपक्षीय रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो परिणाम है वो सकारात्मक रूप में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत जहां पर द्विपक्षीय सहयोग हो रहा है वो स्थितियां ज्यादा मजबूत दिख रही हैं। जैसे अगर हम 3 यहाँ पर समूहों की बात करें, क्वेड
कर्ड में आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में हैं। और कोशिश ये है कि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से वहां पर एक तरह से चीन की जो स्थितियां हैं उनको थोड़ा सा एक तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो वास्तविक रूप में उतने बड़े पैमाने पर कुछ काम नहीं हुआ है। केवल एक बैठक की गई है, वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वास्तविक रूप में कोई प्रयास ऐसे नहीं हुए हैं। ब्रिक्स में 5 देशों में 2 ऐसे देश हैं, रूस और चीन, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में काम करते हैं। और स्थायी सदस्यता के लिए अगर हम देखें तो भारत के द्वारा, ब्राजील के द्वारा और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन देशों के द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन इसके लिए नहीं दिया गया है। चीन इस तरह की बात कहता है कि वह सुरक्षा परिषद में सुधार करना चाहता है, लेकिन किसी अन्य सदस्य को नए रूप में कोई वहां पर एक स्थायी सदस्यता दे दी जाए, वीटो पावर दे दी जाए, उसका चीन विरोध करता है। तो आप देखें कि आप एक समूह में काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से आप एक दूसरे के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध भी यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह से अगर हम G7 की बात करें तो G7 के द्वारा वैश्विक स्तर पर विकसित देशों का जो प्रभाव है वो पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन का विवाद जो अभी भी बना हुआ है और हल होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, यह G7 जैसे शक्तिशाली जो देश हैं उनकी विफलता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। इसीलिए वर्तमान समय में सामूहिक सौदेबाजी की जो स्थितियां हैं वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी देश व्यक्तिगत रूप में अपने लाभ की स्थितियों की बात कर रहे हैं और द्विपक्षीय रूप में किसी भी देश के साथ जुड़ाव को बढ़ाकर वो अपने लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बहुपक्षीय स्थितियां तेजी से कमजोर होंगी, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो अलग अलग देश अपने आर्थिक हितों की ज्यादा चिंता कर रहे हैं और उसके लिए द्विपक्षीय रूप में संबंधों को आगे बढ़ाना वो ज्यादा आसान महसूस करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा देश होंगे समूह में, अलग अलग देशों के हितों को देखना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे रूस और चीन की भागीदारी मजबूत हुई है, उसकी तुलना में अगर हम देखें तो भारत का रूस के साथ जो संबंध है वो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद थोड़ा सा विस्तारित हुआ है, जब हमने कच्चे तेल की खरीद को रूस से बढ़ाया है। लेकिन चीन से संबंध अभी भी हम देखें द्विपक्षीय स्तर पर ही आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम ऐसे संगठनों की बात करें जहां पर चीन भारत एक तरह से साथ साथ शामिल है, जैसे हम ब्रिक्स की बात करें या संघाई सहयोग संगठन की बात करें, तो वहां पर हम देखें तो चीन के द्वारा बड़े पैमाने पर भारत की स्थितियों को समर्थन नहीं दिया जाता है। तो ये दिखाता है कि द्विपक्षीय रूप में स्थितियां ज्यादा बेहतर हो सकती हैं अगर भारत के द्वारा द्विपक्षीय स्थितियों को मजबूत किया जाता है और अपने दृढ़ मित्रों के साथ में और ऐसे एक तरह से देशों के साथ में अपना सहयोग बढ़ाया जाता है जो उसका समर्थन हमेशा करते रहते हैं। तो भारत स्वयं रूप में अपना एक जो ध्रुव है वो एक मजबूत कर सकता है, जैसी स्थिति चीन और रूस के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसीलिए द्विपक्षीय स्थितियां वर्तमान समय में ज्यादा एक तरह से आवश्यक हो गई हैं बजाय इसके कि बहुपक्षीय स्थितियां। इस पर अगर भारत काम करेगा तो भारत वैश्विक स्तर पर अपनी जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। आज की हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो हमारे अभ्यास प्रश्न है उनकी उत्तर संरचना हम देखते हैं। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष का मलबा अंतरिक्ष की संपत्ति के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जोखिमों और संभावित समाधानों की जांच करें। 250 शब्द, 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, अंतरिक्ष के मलबे के वर्तमान में स्थिति को बताएं। आप एक आंकड़ा बता सकते हैं कि वर्तमान में स्थितियां क्या हैं, वो आप एक तरह से किसी भी तरह के आंकड़े को यहाँ पर बता सकते हैं जो अंतरिक्ष में मलबे की स्थितियों को दर्शाता है। मुख्य भाग में अंतरिक्ष के मलबे के संबंध में विभिन्न जोखिमों को आप बताएं, साथ साथ समाधान पर यूके की तरफ से योजना लाई गई है उसको आप बताएं, जिसमें उन्होंने 4 अलग अलग बिंदुओं की बात करी थी, उसको आप यहाँ पर विस्तृत रूप में बताएंगे। निष्कर्ष में आप भारत के प्रयासों को यानी जो प्रोजेक्ट नेत्र है उसके बारे में बता सकते हैं, किस तरह से स्टार्टअप एक तरह से भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान में आगे बढ़ रहे हैं वो आप बता सकते हैं निष्कर्ष में, जिससे कि हम भारत के प्रयासों को भी यहाँ पर एक तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये सकारात्मक रूप में आपका निष्कर्ष होगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2021 में असूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध इस वर्ष लागू हुआ। प्रावधानों का विश्लेषण करें और इसे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। 250 शब्द और 15 अंकों का यह प्रश्न है। भूमिका, सिंगल यूज प्लास्टिक को परिभाषित करें, जो परिभाषा केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। कुछ उदाहरण भी आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में इस अधिसूचना के प्रमुख प्रावधान आप बताएं, प्रमुख रूप से जो लक्ष्य दिए गए हैं, साथ साथ यहाँ पर जो व्यापार योग्य जो आपका एक तरह से सर्टिफिकेट है जैसा कार्बन क्रेडिट था उसको आप बताएं, प्रमुख रूप से वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक उपाय क्या हो सकते हैं। तो राज्यों के स्तर पर एक तरह से प्रयास करना, या कह सकते हैं निजी संस्थाओं के स्तर पर साथ साथ निगरानी का तंत्र रखना, या यहाँ पर जो भी आपका मुआवजे की बात की गई है पर्यावरण मुआवजा, वो मजबूती से लागू किया जाए। तो ये सारे तंत्र अगर मजबूती से लागू होंगे तो यह जो एक तरह से एकल उपयोग प्लास्टिक को रोकने की स्थिति है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। साथ साथ आपको यह भी बताना होगा कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को हम तभी बंद कर सकते हैं जब उसके विकल्प को हम एक तरह से बताएंगे,
और विकल्प हमारे पास कैसे होने चाहिए, जो विकल्प एक तरह से सस्ते हों, यानी जहां पर लागत कम हो, क्योंकि अगर नए विकल्प ज्यादा लागत वाले होंगे तो लोग उपयोग नहीं करेंगे। यह भी आप मुख्य भाग में बता सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में बंद करने के लिए किस रूप में प्रयास हो सकते हैं। निष्कर्ष में बता दें, सिंगल यूज प्लास्टिक उन्हें इकट्ठा करने के लिए आवश्यक प्रयास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है और इसीलिए वे चारों ओर फैले हैं और अपने विषाक्त पदार्थों को मिट्टी में मिलाते हैं और भूमि और समुद्र दोनों में पर्यावरणीय क्षति का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें बताना यह पड़ेगा कि जो भी हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको इकट्ठा करने को लेकर स्थितियां बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं होती हैं, इसीलिए हमें उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है, जो रिसाइकिल हो रहा है, वो ज्यादा समस्या नहीं बना रहा है, लेकिन जो प्लास्टिक रिसाइकिल के लिए इकट्ठा ही नहीं हो रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की जो हम बैन कर रहे हैं, तो हम प्रतिबंध इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसको एकत्र करने के लिए कोई प्रोत्साहन की स्थितियां नहीं है, इसीलिए हमें इस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि यह पर्यावरण में एक तरह से विस्तृत रूप में फैला है और मिट्टी, पानी, स्थल जो भी हमारे भाग हैं, हर जगह एक तरह से यह पर्यावरणीय प्रदूषण की स्थितियां बढ़ाता है। यह हमारा 5 जुलाई 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।